मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है, क्योंकि आप ही बहस का विषय तय करते हैं और आप ही हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ मंच साझा करके बहस को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने देश की बहस का कौन सा मुद्दा चुना है। कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हाल ही में खड़ी हो गई जो कह रही हैं कि भारत में लोकतंत्र में खतरा है या भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वो लोकतंत्र के इंडेक्स में भारत को नीचे आंक रही है। हमारा उन्हीं से जुड़ा हुआ आज का सवाल है और आज के पोल का हम आपको सवाल बता दें, लोकतंत्र में तानाशाही ढूंढने का मतलब क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं, भारत में तानाशाही चल रही है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही। तो क्या वाकई भारत में तानाशाही है? इसी को ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये मामला आया कहां से। दो रिपोर्ट सामने आई, ये दोनों रिपोर्ट विदेशी रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि भारत में लोकतंत्र का जो स्तर है वो लोकतंत्र का स्तर पाकिस्तान के बराबर का है। पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं, कंगाल देश हो चुका है, भीख पर निर्भर है, भीख का कटोरा हाथ में लेकर चल रहा है, और दूसरी तरफ भारत सजगता के साथ आत्मनिर्भर भारत मार्च कर रहा है दुनिया की अग्रिम पंक्ति में। आज हमने दुनिया को वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया को वैक्सीन देने जा रहा है भारत। और यही नहीं, भारत मित्र देशों को अभी तक वैक्सीन जो है पहुंचा भी चुका है। ऐसे में ये कंपैरिजन कितना उचित है और क्यों राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बनाया है, इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहती है ये विदेशी रिपोर्ट और क्यों राहुल गांधी ने उसे इंडोर्स किया। हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोकतंत्र की मजबूती को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें गर्व है हमारे संविधान पर। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कुछ विदेशी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। दरअसल ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान पहली बार दिया हो। ये कौन सी देश की बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर अब बवाल हो रहा है। अगर डेमोक्रेसी कहीं पर है तो भारत में, और डेमोक्रेसी का ये प्रमाण है कि विदेशी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं। अगर डेमोक्रेसी न होती तो वो इस तरह की बात कर सकते थे। फ्रीडम हाउस और वी डेमोक्रेसी नाम की विदेशी संस्थाओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट में भारत को लेकर अनाप शनाप जिक्र किया है। स्वीडन की वी डेमोक्रेसी ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही वाले देश की सूची में शामिल किया है, जबकि हफ्ते भर पहले ही अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने भी भारत को लेकर उटपटांग बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित करार देते हुए खारिज कर दिया। राहुल गांधी ट्वीट पॉलिटिक्स करते हैं और अक्सर आप देखेंगे कि जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं तो राहुल गांधी ट्वीट से काम चला लेते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, अच्छा होता है कि आप यहीं के इंस्टांसेस को लेके खुद इसको हाईलाइट करते ताकि फॉरेन एजेंसीज इसको लेती। देश की बहस में आज चर्चा है कि क्या अब दुनिया ये बताएगी कि भारत का लोकतंत्र कैसा है। देश आजादी की कीमत जानता है, ये पर्व और महोत्सव उसका सबूत हैं और दुनिया में भारत की लोकतंत्र में हैसियत विश्व गुरु की है। तो क्या भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले इस बात को भूल जाते हैं? तो ये दोनों विदेशी एजेंसी हो, चाहे फ्रीडम हो चाहे वीडेम हो, दोनों ये कह रही हैं कि भारत में लोकतंत्र अच्छे स्वरूप में नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, आज ही हम फ्राइडे को आज
हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे लोकतंत्र का। दांडी मार्च जो हुआ था, उसकी याद में प्रधानमंत्री ने 75 अमृत महोत्सव की शुरुआत की और एक साल भर पूरा ये आयोजन चलने वाला है। ये हमारे मजबूत लोकतंत्र का जीता जागता और जीवंत प्रतीक है। इसी पर हमारा सवाल इसीलिए आज इसी से जुड़ा हुआ है। भारत के महान लोकतंत्र की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई देश भारत से बेहतर है तो आप ना में जवाब दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बेहतर है, तो आप हाँ में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप हमको एक वीडियो संदेश भी भेज सकते हैं 9711002266 पर। अगर आप कार्यक्रम के अंदर शो में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल को जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहीं से अब हम बहस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कई सारे खास मेहमान मेरे साथ बहस में जुड़ गए हैं। मैंने आपसे कहा था अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले अपने सम्मानित पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिन्होंने 15 साल से ज्यादा छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेताओं में से एक है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ मैं स्वागत करूंगा प्रेम शुक्ला जी का, सामना के एडिटर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी पहली बार मेरे शो में आ रही हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सुप्रिया जी को ये बताना चाहता हूं कि जब वो पत्रकार थी और अब वो जब स्पोक्स पर्सन है, तब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं हमेशा उनकी तकरीरों को सुनता हूं और उससे इंस्पायर होने की कोशिश करता हूं कि उनका जो तकनीकी पक्ष है अपने आर्गुमेंट्स में, वो काफी बेहतर होता है। सीधे रमन सिंह जी के पास चलता हूं। रमन सिंह जी, आज लगता है आज ही हमने 75वां अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया है और आज ही के दिन ये कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र तो है नहीं, हंसी नहीं आएगी ये सुन के? इससे बड़ा मजाक जिस व्यक्ति ने ये कमेंट किया और जिस विदेशी रिपोर्ट के आधार पे ऐसी बात कही गई, ये देश के लिए, देश के प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। और वो शख्स बोल रहा है जिस खानदान ने, जिस परिवार ने इस देश को लोकतंत्र का सबसे बड़ा झटका दिया और आपातकाल लगा के इस देश को पूरे के पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि आपातकाल के दिन को शायद राहुल गांधी याद नहीं कर रहे हैं, उस दहशत के दौर को नहीं मान रहे हैं जब प्रेस के बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, जब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था। पूरा देश एक प्रकार से जेल बन गया था। बड़े से छोटे नेता शिक्षों के अंदर डाल दिए गए थे। 19 महीने का वो कालखंड शायद राहुल गांधी वापस याद करना चाहिए। उनको कोई याद दिलाए कि यदि देश में, देश के डेमोक्रेसी के लिए पूरे इतिहास में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और सबसे काला अध्याय यदि था तो वो आपातकाल का वो दौर था। उस दौर को हिंदुस्तान, ये पीढ़ी भी भूलेगी ना, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में इसको मिटाया जा सकता। शायद उस पीढ़ी के लोग आज उस आपातकाल की उस पीड़ा को और त्रासदी को भोगने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आज देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि सबक सीखना है, उससे सबक सीखना चाहिए। माफ़ी तो मांग लिया था आपातकाल के लिए और उस दौर के लिए, मगर मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग है जब प्रजातंत्र को फलने फूलने का मौका मिल रहा है और इसमें निर्णय भी लिया जा रहा है, तो सामूहिक निर्णय लिया जा रहा है। स्टेट की भागीदारी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तेज़ी के साथ बढ़ाया है, हर निर्णय के पहले सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके, चर्चा करके और एक प्रक्रिया उन्होंने जो चलाई है, उसका असर पड़ता है कि हर मुद्दे पे जब बात होती है, डिबेट होता है और इसका असर भी दिखता है, पार्लियामेंट के अंदर भी दिखता है, पार्लियामेंट के बाहर भी दिखता है। शायद राहुल जी इस देश को बदनाम करने के सिवाय और उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। इस देश की डेमोक्रेसी को दुनिया मानती है और दुनिया इस डेमोक्रेसी को मान रही है। और ख़ास तौर से 6 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार बड़े निर्णय लिए गए, जिस प्रकार बड़े काम किए गए, गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता में रखकर कार्य योजना बना और उसका क्रियान्वयन करने की ताकत, कोविड की महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को साथ लेकर जिस प्रकार के बड़े कदम उठाए गए, कोविड के लिए वैक्सीन बनाने का काम
इस देश में यदि होता है, क्या मैं ये माननीय कहूं मोदी तो जी सही के नहीं होगा नेतृत्व कि में राहुल होता है, गांधी और देश के ये लोकतंत्र निश्चित को रूप समझ से नहीं पाए, रमन सिंह ये जी अभी? प्रजातंत्र बिल्कुल नहीं समझ पाए, और समझते होंगे तो समझकर भी जानबूझकर नासमझ बनने की प्रयास करते हैं। उनको उन बातों से मतलब नहीं है कि जो देश में जो पॉजिटिव हो रहा है, जो दुनिया देख रही है, दुनिया के लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं, और हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता नहीं कि आज की इस परिस्थिति में इस प्रकार की बातें जो करके जनता के सामने अपना मजाक उड़ाने का काम हो रहा है, ये उपहास उड़ेगा तो राहुल गांधी का उड़ेगा, ना कि इस देश का प्रजातंत्र का, जिसको वो छोटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा उपहास उड़ेगा। राहुल गांधी कोई आज के नेता नहीं है, 2004 से वो संसद में आ गए थे और 2021 तक वो लगातार संसद में है। क्या आपको लगता है कि उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है, या वो चीजों को समझने में बिल्कुल असक्षम है जो इस दहलीज पर आकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, 2004 से राजनीतिक यात्रा और 2020 तक करने के समय जब उन्होंने बचकानी हरकत की, तब इस देश के पार्लियामेंट को अपमानित करने का प्रधानमंत्री के सामने, मनमोहन सिंह के सामने उस समय के लिए गए निर्णय को किस प्रकार फाड़कर एक प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया, किस प्रकार इस देश की डेमोक्रेसी को छोटा बनाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ये समझ में आता है कि उनको इस प्रजातांत्रिक तरीके से मतलब नहीं। उस परिवार, उस खानदान ने ये मान के चला है कि सत्ता और सत्ता का अधिकार उनके हाथ में है, और जो चाहेंगे वो उस प्रशासनिक दृष्टि से वो निर्णय और उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हरकतें निश्चित रूप से एक मैच्योर व्यक्ति के लिए तो मुझे लगता नहीं कि उचित है। आपको लगता है वो मैच्योर है? ये प्रश्न देश के सामने निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न है कि राहुल गांधी मैच्योर हुए हैं कि नहीं हुए। मगर उम्र से तो मैच्योर हो गए हैं, मगर बुद्धि से और राजनीतिक दृष्टि से जो उनके बातचीत आती है उससे तो उन्हें कोई मैच्योर नहीं कहेगा। सुप्रिया श्रीनेन जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, प्रेम शुक्ला जी भी है। मैं आपसे एक सवाल और लूंगा सर, लेकिन आपको 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेन जी, यही प्रजातंत्र की मजबूती है और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हम दोनों सामने बैठे हुए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आप और हम बहस कर रहे हैं। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का और भारतीय प्रजातंत्र का दिन दहाड़े जो दमन और हत्या करी जा रही है, उसके बारे में मैं सुनना चाहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि सरकार की आलोचना करने पर आपके खिलाफ देशद्रोह का चार्ज लगाकर आपको जेल में डाल दिया जाए? और ये पत्रकारों के साथ होता है, ये सिविल सोसाइटी के साथ होता है, ये एनजीओ के साथ होता है, ये एक्टिविस्ट के साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ होता है, विपक्ष के साथ होता है। लेकिन अगर आप भाजपा में शामिल हो जाइए तो आप गंगा नहा लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रमन सिंह जी इस बात का समर्थन करते हैं? पहली बात ये होती है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की क्या रमन सिंह जी ये परिभाषा मुझे पता नहीं मानते हैं कि नहीं? चुनी हुई सरकारों को दिन दहाड़े गिरा देना, खरीद फरोख्त करना और इसको चाणक्य नीति कहना। अरे अटल जी की तो परवाह करते जिनकी सरकार 1 वोट से चली गई थी। कहां की मैं बात बताऊं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या 3.5 महीने से किसान जो सड़क पे उतरा हुआ है, 260 किसानों की मौत हो चुकी है, उनके बारे में ना सुनना ना कहना, मुंह फेर लेना, क्या ये लोकतंत्र है? मुझे बताइए क्या है लोकतंत्र? संसद टीवी का विपक्ष को ना दिखाना, और जब विपक्ष के लीडर इस बात को पार्लियामेंट में उठाते हैं तो स्पीकर का कहना कि क्या आपका हंगामा दिखाएं? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे या एक सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार दोनों को दिखाते थे? इस बात का मैं जवाब जरूर लेना चाहूंगी। क्या लोकतंत्र का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना? क्या लोकतंत्र का मतलब है लगातार लोगों से झूठ बोलना?
2 करोड़ नौकरियां, अभी तक तो 14 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, क्या लोकतंत्र का मतलब है इतने युवा नेशन को बेरोजगार ठीक है। कर देना? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मतलब है लोकतंत्र का? लोकतंत्र की आखिर क्या परिभाषा है भाजपा की? ठीक है, आपने शायद कुछ उसकी पॉइंट उठाए, परिभाषा रमन हमसे सिंह जी अलग है। अगर जवाब देना चाहे तो निसंदेह दे सकते हैं। रमन सिंह जी। लोकतंत्र की परिभाषा बताने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस, जिसने वो दिन आज भी हमको याद है कि ये प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, प्रेस की बिजली रातों रात काट दिए गए, प्रेस से समाचार छपना बंद हो गए, सीनियर संपादकों को जेल के अंदर डालने की साजिश हुई, पूरे देश को कटघरे में बदल दिया गया, पूरे देश को जेल बना दिया, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेता को बिना कारण बताए। और आज तो ये उदाहरण देना चाहते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी जैसे नेताओं को रातों रात पकड़ के जेल में डाल दिया गया, कारण नहीं बताया गया, जमानत की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ये प्रजातंत्र है कांग्रेस का, जिसको दिखाया उन्होंने। कांग्रेस यही चाहती है कि इस देश को कटघरे में डाल दिया जाए, बोलने की आज़ादी छीन लिया जाए, पत्रकारिता की आज़ादी छीन लिया जाए, राजनीतिक दलों के अधिकार छीन लिया जाए, चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगा दिया जाए। ये मजाक बना के रखा था। वो किस मुंह से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, किस मुंह से वो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए स्वतंत्रता के साथ आज 6 साल के शासनकाल में, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज़ादी मीडिया को, प्रेस को मिली हुई है, जो आज़ादी आम आदमी को मिली हुई है, राजनीतिक दलों को मिली हुई है, उससे बेहतर वातावरण नहीं बन सकता। इसलिए अपने गरेबान में को झांक कर देखा जाए, अपने उन कामों को देखा जाए, जब अवसर मिलता है तो कांग्रेस किस प्रकार बिहेव करती है, कैसा व्यवहार करती है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन सिंह जी। सीधे सुप्रिया श्रीनेत के पास चलता हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या आप इसको डेमोक्रेसी नहीं मानती कि 2.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, भले से किसी नतीजे पर ना पहुंचा हो? इस देश ने सीएए के विरुद्ध भी आंदोलन देखा, जिसमें लोग सड़कों पर जमा हुए। हालांकि मैं उसके साथ सहमत नहीं था, उनके डर के साथ मैं सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी आंदोलन हुए। क्या ये भारत के प्रजातंत्र की खूबसूरती नहीं है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, कुछ आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहे हैं और कुछ हिंसक हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन हो रहे हैं? दीपक चौरसिया जी, आंदोलन का होना का मतलब है लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन वो सड़क पर बैठकर मरना नहीं चाहते हैं, अपनी शहादत नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, सरकार उस पर रिस्पॉन्स करे, सरकार उनकी बात सुने, सरकार उनके साथ सहानुभूति दिखाए, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाए। कौन से जीते जागते लोकतंत्र में 260 किसानों की मौत के बाद, 260 किसानों की शहादत के बाद रमन सिंह जी बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, मोदी जी की आंखें नम हो जाती हैं। किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं निकलता है, एक संवेदनशील शब्द नहीं, एक सहानुभूति नहीं, एक ट्रिब्यूट नहीं। इनके किसी मंत्री ने, जिन्होंने नक्सलवादी कहा, पाक चीन एजेंट कहा, आतंकवादी कहा, क्या खालिस्तानी कहा, क्या क्या नहीं कहा किसानों को? क्या इनके ये बलबूती नहीं है कि ये आकर इसके बारे में माफी मांग के किसानों के बारे में कुछ बोले? आपने लास्ट बात किसानों से जनवरी में करी थी। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं एक फोन कॉल दूर हूं, और उसी दिन हरियाणा के 18 जिलों का इंटरनेट कटा हुआ था। आज भी हरियाणा के 7 से 8 जिलों में इंटरनेट नहीं आ रहा है। ये आपको लगता है लोकतंत्र है? एक लड़का अगर उत्तर प्रदेश में नमक रोटी खाने के बारे में रिपोर्टिंग करता है तो उसको देशद्रोह में बंद कर दिया जाता है। एक लड़की की पोछा दिखाते हुए अगर रिपोर्टिंग हो जाती है कोविड के दौरान, जब उसकी मां भर्ती थी देवरिया में, तो उसके खिलाफ, रिपोर्टर के खिलाफ सेडिशन का चार्ज लग जाता है। वो देशद्रोही है। मुसाहर घास खा रहा है, इसको कोई दिखा देता है वाराणसी में, तो उसके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। आपको लगता है लोकतंत्र जीवित है? आपको लगता है सरकार से कुछ बोला जा सकता है? अगर 2 लोग सरकार के खिलाफ और किसानों के साथ बोल देते हैं तो सरकार के फ्रंटल, तो मैं उनको बुलाती हूँ, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी लपक उनके घर पहुंच जाते हैं और रेडें होने लगती है। इनके फ्रंटल्स को अपने आप में समावेशित करना चाहिए। आप कोई ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपकी सरकार और आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों सरकार की आलोचना सुनने को तैयार नहीं, और जिसने आलोचना की या जो बीजेपी की थोड़ी भी खिलाफत करता है, आप सीबीआई, आईडी, ईडी सबसे उसको गिरवा कर, पकड़ के, पटक कर मार देते हैं। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत जी का। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत
परंपरा की संवाहक है, जिस परंपरा ने बारंबार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के जनतांत्रिक दलों ने और इस देश की संस्थाओं ने लोकतंत्र को जीवित रखा। अब ये सुप्रिया ने श्रीनेत जी कह रही है कि किसी पर देशद्रोह का मामला हो गया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, तो पंडित नेहरू तो लोकतंत्र के हत्यारे सिद्ध हो गए। क्रॉस रोड नाम के मद्रास के, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के एक समाचार पत्र ने नेहरू की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो है लेखन किया, तो तत्काल नेहरू ने देशद्रोह का मामला लगा दिया था और भारत के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय ने पंडित नेहरू की इस जो उनकी लोकतंत्र की हत्या की गतिविधि थी उसकी उस समय निंदा की थी। और उसके बावजूद जो है पहली बार संविधान का संशोधन अनुच्छेद 19 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी कोई आलोचना ना कर सके, इसलिए अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये पहला संशोधन किया। अब आप कहते हैं कि लोगों की हत्याएं, अरे वाह साहब, 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद जो इतना बर्बर और क्रूर व्यक्ति हो कि कहता हूं कि बड़ा पेड़ हिल जाता है तो कुछ जो है उसके कारण जो है धरती में कंपन आ जाता है। अरे वाह, 10,000 सिखों की हत्या कर देने वाले निर्दोष नरसंहार, सीधा सीधा, और नरसंहार करने वाले नृशंस हत्यारे HKL भगत, सज्जन कुमार को संसद में लाया जाना, HKL भगत को मंत्री बना दिया जाना, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया जाना, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाना, यानी हत्यारों को हम जो है जिस संसदीय परंपरा का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में हत्यारों को सत्ता का संचालक बनाने का दुष्कर्म करने वाले लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहे हैं। 90 से अधिक जिन राज्य सरकारों को विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, ऐसी 90 सरकारों को पहली सरकार नंबूदिरी की 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केरल में सरकार को बर्खास्त किया था, उसके पास पूरी बहुमत थी। ऐसी बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त करने की नृशंसता करने वाले लोकतंत्र पर वक्तव्य दे रहे हैं। वाह भाई, जिस वंशतंत्र के लोगों को, और साहब आप जो है गरीबी तो 1971 में हटा दे रहे थे और 2014 में 28 करोड़ गरीब, इस देश में 28% लोग गरीब थे, जिनको 28 रुपये प्रतिदिन जो है 28 रुपये अधिक जो कमा लिया मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको अमीर बता दे रहे थे कि इसको अब गरीबी के जो भी लाभ हैं वो लेने का अधिकार नहीं। आप अर्थतंत्र पर बात कर रहे हैं। जिस सरकार ने जो है करोड़ों लोगों को शौचालय दिया हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त की LPG दी हो, करोड़ों किसानों के घर जो अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए गए हों किसान सम्मान निधि, करोड़ों लोगों को मकान बना कर दिया हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त में बिजली दी हो, वो सरकार लोकतंत्रवादी नहीं है। लोकतंत्रवादी कौन है? जो 2G 3G जीजा जी ठीक है, सारे स्कैम करे और जिसके अध्यक्षा जो है वो जैसे ही सरकार चली जाए तो बेल पे चली जाए, जेल के द्वार पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर वाकई लोकतंत्र नहीं है तो मुझे बताइए वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पर सरकार ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन नहीं किया है या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है? एक पॉइंट बताइए मुझे। मैं पूरी रात लग जाएगी अगर गिनाने पर आ जाऊंगी, लेकिन मैं 2 बातों का उल्लेख करना चाहती हूँ। पहले मैं, एक तो मैं स्तरहीन और तर्कहीन बहस करती नहीं हूँ, तो अगर मुझे लगता है बहस का थोड़ा स्तर बनाकर शुक्ला जी भी रखे तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो मैं भी लगा सकती हूँ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। खैर, मुफ्त की LPG कौन सी स्तरहीनता है? आपकी भाषा में आपकी भाषा में स्तरहीनता है। मैंने ना कोई फैक्ट स्तरहीन दिए ना मेरी भाषा स्तरहीन है। बोली नहीं थी, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कृपया बता दीजिए स्तरहीन क्या है। मेरी चुनौती है आपको, स्तरहीन क्या बताइए ना। स्तर कहाँ गिर गया आपका? राहुल गांधी की पोल खोल दी तो स्तर गिर गया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोल खोल दी तो स्तर गिर गया, कि राजीव गांधी का क्रूर चेहरा दिखा दिया तो स्तर गिर गया? क्यों स्तर गिर गया जी? स्तर कैसे गिर गया बताइए, जरा बताइए स्तर कैसे गिर गया? हाँ देखिए, ऐसा नहीं, स्तर कैसे गिरा बताइए ना। आपने अपना पॉइंट रख दिया। सुप्रिया जी को, सुप्रिया जी बोलिए। है, इसको उद्दंडता कहते हैं। इस समय सारा देश देख रहा है, इस समय कौन बगले झाँक कर अभद्रता दिखा रहा है। चिल्लाइए मत, अपनी बहस का स्तर ये दिख रहा है माता जी, चिल्लाने से मत अभद्रता दिख रहा है। मातेश्वरी भवानी मैया, देखो ये औरतों से बात करने का इस आदमी का तरीका है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बात करते हैं, आपका असली चेहरा सामने आ जाता है। एक लड़की को मातेश्वरी और माता कहना जो औरतों का अपमान है, मातेश्वरी कहना औरतों का अपमान है, मातेश्वरी कहना अपराध है। वाह भाई, हम तो अपनी बेटी को भी माता ही कहते हैं जी। हमारी तो परंपरा बेटियों को मातृशक्ति कहने की परंपरा है। आप इटली से आई होंगी लेके संस्कार, भारत के संस्कार में पैदा होने वाली बेटी को भी मातृशक्ति ही कहा जाता है।
और मेरी बेटियां मेरे लिए मातृशक्ति है, मेरी बहनें मेरे लिए मातृशक्ति है, मेरी माता है मेरे लिए मातृशक्ति है। लेकिन अब इटली वालों के संस्कार वालों को नहीं समझेगा, इटली के संस्कार वालों को नहीं समझेगा मातेश्वरी भवानी। असल में आप लोग क्या है ना, आप लोग तो उन लोगों के साथ खड़े जो लड़कियों के खिलाफ तमीज नहीं है, मातेश्वरी कहना तमीज नहीं है। फिर क्या कहा जाए, मैडम निकालते हो, मैडम कहे तो तमीज हो जाएगा। मैडम चिन्मयानंद पार्टी में आपकी चुप रही है, बकिया तो उनकी मैडम कहे तो तमीज हो जाएगा। हिंदी बोलो तो तमीज नहीं है, अंग्रेजी बोलो तमीज हो जाएगी। ये क्या अंग्रेजी होगा तो तमीज हो जाएगी। क्या हो गया है, क्या हो गया इनको दवाई खिलाओ, बीपी की दवाई खिलाइए। ये आदेश दे रही, चुप रही है। मोदी जी, ये इनकी भद्रता है, झगड़े से निकले। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं, सुप्रिया जी का जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी बोलिए। अब मैं अगली बार अगर इनके साथ डिबेट पे जाऊंगी तो इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये तो प्रण कर लिया, क्योंकि ये बीच में बोल के अभद्रता दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका असली चेहरा है, ये आंकड़ों पे बहस कर ही नहीं पाते हैं। मोदी जी और शाह जी ने जो चुनी हुई सरकारें सब बोल रहा है। क्या हो गया भाई शुक्ला जी, क्या हो गया है? बीपी की दवाई खाइए, घबराइए मत, बखिया उधड़ी जाएगी अभी आपकी। मोदी जी और शाह जी चुनी हुई सरकारें गिराते हैं, वो लोकतंत्र निभा रहे हैं। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अमेरिका में जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता है युवराज की तरह। कैसे बोलते जा रहे हो बीच में भाई, क्या बात? मुझे अमेरिका जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता युवराज की तरह। ये लोकतंत्र के रखवाले हैं जो किसी को बोलने नहीं दे रहे, ये लोकतंत्र बचाएंगे। अरे तुमसे भगवान बचाए, तुमसे देश बचे, मेरी तो ये प्रार्थना है ईश्वर से। अब आप मुझे बताइए, मुफ्त की एलपीजी, कौन सी मुफ्त की एलपीजी दे रहे हो भैया? तेरे मार्केट कंट्रोल क्या जो है गलित संस्कृति की संवाहक है, गलित संस्कृति की आप संवाहिका है। ये सब्सिडी पर नहीं बोलेंगे, गलित संस्कृति की संवाहिका। 100 रुपए आपके मुख से जिस तरह का जो है, 90 पर डीजल, जिस तरह की दुर्गंध प्रकट हो रही है, वो आपके संस्कार बता रही मातेश्वरी भवानी। मेरी मातेश्वरी भवानी ना करो, ये बता दो 100 पर क्यों पेट्रोल बेच रहे हैं? कौन बकवास कर रहा है? दर्शक समझ रहे हैं, एलपीजी पर काहे आप लोग दर्शक समझ रहे हैं कौन एक पैसे की गरीब आदमी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। इस लोकतंत्र में किसान सम्मान निधि बजट में काट दी जाती है 75,000 रुपए। ये शायद नेशनल टीवी इनको इसीलिए नहीं लेते, ये तर्कहीन बातें करते और बीच में लगातार बोलते जाते, क्योंकि उनको लगता है कि जब दूसरा आदमी तथ्य बताने लगेगा तो उनकी बकिया उधड़ जाएगी, तो बेचारे बोलते जा रहे हैं नर्वसली। बोलते जाइए आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप आ ही नहीं रही है, मैं चुप भी रह जाऊं तो आप सिर्फ यहाँ 75,000 करोड़ रुपए की जरा बात कीजिए। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए शुक्ला जी, कुछ बात मत बोलिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सुप्रिया जी 100 रुपए पेट्रोल और लगभग 1000 रुपए टंकी क्यों है गैस की, ये बता दीजिए। इसी सवाल का जवाब दे दीजिए सुप्रिया श्रीनेत जी का। शुक्ला जी, ये सवाल बेहद जरूरी है, आप जनता के लिए बताइए। 100 रुपए पेट्रोल और 1000 रुपए की गैस टंकी क्यों है? और गरीब आदमी के ये कारवाज बनते, गरीब आदमी को उन्होंने कमर तोड़ महंगाई के नीचे दबाकर मार डाला। बहुत अच्छा सवाल, पहले बताइए मेरे सवालों का जवाब तो दे दे वो। सुप्रिया जी के सवालों का मैं जवाब निश्चित तौर पर दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दे दे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाह थे? क्या इंदिरा गांधी तानाशाह थी? क्या राजीव गांधी बर्बर और हत्यारे थे? मेरे इन सवालों का जवाब दे दे। और 1971 से गरीबी हटाना ना हटाना, इसके लिए कांग्रेस का क्षमा मांगेगी। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दे। ये लगातार बोले जा रही है, इनका टेप ही नहीं बंद हो रहा है। लगातार बोल रहे थे, लगातार इनकी वाचिक शक्ति जो है वो बढ़ गई है। क्या बोल रहे थे? लगातार ना बोले, एक एक करके बोले प्लीज। अब मुझे रेफरी बनकर मैच में आना पड़ेगा, अब एक एक करके बोले प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी, हाँ बोलिए और बोलिए। मुझे इतना बता दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाह थे, ये राहुल गांधी की कांग्रेस बनती है क्या? मेरा छोटा सा सवाल है। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मैं बीच में बोलूंगी और बीच में इसलिए बोलूंगी। मेरा छोटा सा सवाल है, नेहरू तानाशाह थे कि नहीं? बीच में मैं बदतमीजी से कोई डिबेट नहीं करती हूं, बहुत ही अभद्र। क्रॉस रोड में उनके खिलाफ आर्थिक मामलों में नेहरू की नीतियों पर प्रहार करने वाले पर जब आपने देशद्रोह का मुकदमा दायर किया तो नेहरू तानाशाह थे कि नहीं? मेरा छोटा सा सवाल है। आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी तानाशाह थी कि नहीं थी? बर्बर हत्याएं करने वाले, बर्बरता को संरक्षण देने वाले राजीव गांधी तानाशाह थे कि नहीं थे? श्रीमती सोनिया गांधी का पुत्र जो प्रधानमंत्री द्वारा जो कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित विधेयक था उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकर फाड़ देना, ये तानाशाही का चिन्ह था कि नहीं था? और 1972 के बाद आपने गरीबी 2014 तक बताइए सुप्रिया जी, स्पेसिफिक सवाल है उनके लिए क्षमा कब मांगेंगी? अब रही जहां तक महंगाई की बात, निश्चित तौर पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य हैं बढ़े हुए,
लेकिन पूरी मुद्रास्फीति को 7 वर्षों में नियंत्रित करने में सफलता 10% के आसपास मुद्रास्फीति की दर 2004 से 2014 के बीच में थी। 4-4.5% मुद्रास्फीति की दर जो है 2014 से 2021 के बीच में है। तो महंगाई किसके राज में बढ़ी हुई थी? कौन कहता था कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं? कृषि मंत्री शरद पवार डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कहते थे जब प्याज का भाव बढ़ जाता था कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। अरे साहब, कृषि मंत्री ही काफी होता, ज्योतिषी होने की आवश्यकता नहीं होती है। और आप कृपा करके बताइए ना, अटल जी के कार्यकाल से मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के 10 वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कितने 100% की वृद्धि हुई थी, और उस वृद्धि के कारण एलपीजी के गैस के कनेक्शन में कितने % वृद्धि हुई थी? दाल क्या 150 रुपए किलो आप बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? कृपा करके इन सब चीजों को भी बता दीजिए। और प्याज 90-100 रुपए के भाव में जाने के बाद कृषि मंत्री हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं होते थे। यहाँ प्याज का भाव बढ़ता है, तत्काल सरकार हस्तक्षेप करती है। पेट्रोलियम का भाव बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो टैक्स किटी है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, टैक्स किटी में बड़ा जो हमारे पास जो अमाउंट आती है उसमें एक बड़ा योगदान निश्चित तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का होता है। ये सत्य सबके समक्ष है, उससे विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है। लेकिन मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने में सतत सरकार को जो सफलता प्राप्त हुई है उससे ठीक है, मैं आप ही के सवाल को लेकर जा रहा हूं। मैं आप ही के सवाल को लेकर प्रेम शुक्ला जी अलका लांबा के पास जा रहा हूं, क्योंकि अलका लांबा हमारे साथ जुड़ गई है। अलका लांबा, आपको क्यों लगता है कि देश में प्रजातंत्र नहीं है? आपको नहीं लगता कि प्रजातंत्र है इसीलिए आप और मैं दोनों यहाँ पर बैठकर संवाद कर पा रहे हैं? वरना चीन जैसा हाल होता, हम दोनों किसी अपने या तो घर में बंद होते या जेल के अंदर। दीपक चौरसिया जी, इस देश में अभी मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़ गए और विवेक श्रीवास्तव जी भी। अभी इस देश में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपकी और मेरी आवाज को दबा सके या बंद कर सके। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसा भी एक तबका है जो कमजोर है, शोषित है, पीड़ित है, जिसकी आवाज आज आप और हम बनकर बोल रहे हैं। उसे डराया जा रहा है सत्ता के दम पर, और यही उदाहरण नहीं तो इससे पूरा लोकतंत्र कहाँ खतरे में पड़ गया? बताइए ना, इससे पूरा लोकतंत्र कहाँ खतरे में पड़ गया? हम तो लोकतंत्र को और मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि खतरे में पड़ गया लोकतंत्र। खत्म हो चुका है लोकतंत्र, खतरे में भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा दीपक जी, आपकी और मेरी आजादी का ग्रहण नहीं हो रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि शोषित पीड़ित लोग जो आवाज उठाते हैं, जिनको यूएपीए के तहत 2 मिनट में जो है मुकदमे डालकर आतंकी बताकर उन्हें जो है जेल में ठूस दिया जाता है, और 98% मामलों में आरोप भी नहीं तय हो पाते हैं। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। गिरेबान में झांकने की जरूरत है ना, कि ये जो बात कही जा रही है उस पर अगर राहुल गांधी जी ने मोहर लगा दी है तो आप साबित करिए कि ऐसा नहीं है। साबित करिए। किसान बैठा हुआ है दिल्ली की दहलीज पर अपनी मांगों को लेकर। आपने उससे पहले देखा नागरिकता आंदोलन, कानून को लेकर आंदोलन हुआ। आपने देखा छात्र और युवा अपने अधिकारों की रैलियां कर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। इन सब चीजों की आवाज कुचली जा रही है, उन्हें सुना नहीं जा रहा है। जब सुना नहीं जाता तो महसूस होता है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब एक तंत्र रह गया है। ठीक है, वो एक तंत्र। ठीक है, चलिए लोगों को ही सुनते हैं। अलका, आपने वैलिड पॉइंट उठाए, लोगों को ही सुनते हैं। गौरव गुप्ता, मेरे दर्शक ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या आप मानते हैं देश में लोकतंत्र है या नहीं? राहुल गांधी कह रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं है, आपको क्या लगता है? जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा काम कर रही है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट द सेम। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ये कोविड के टाइम का, राइट? कोविड के टाइम पे भी 1 साल के अंदर जो प्रोसेस हुआ, जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, हमने जो लॉकडाउन करे, क्या ये कोई और गवर्नमेंट होती तो कर पाती इतनी प्रॉपर वे में? शायद नहीं कर पाती, राइट? तो हम लोग इस टाइप की बातें नहीं कर सकते कि जैसे राहुल गांधी जी ने जो बोला कि लोकतंत्र नहीं है, गायब हो गया, अब है ही नहीं। सो वी कांट से अबाउट ऑल दिस थिंग्स, राइट? आज के जो मैनेजमेंट है, एग्जांपल लेते हैं जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुप्ता जी आपने। और गौरव की इसी बात से मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं, सीधे मैं चलता हूं विवेक श्रीवास्तव के पास। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताइए, आपको भी लगता है लोकतंत्र खतरे में है? भाई, आपको तो लोकतंत्र की संजीवनी मिली हुई है, इसीलिए इस देश में टिके हुए हैं आप। देखिए जी आप देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि फांसीवाद भारत में आ चुका है और फांसीवाद बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल उसका बढ़ता जा रहा है।
आप ये देखिए, हिंदू मुसलमानवाद हर जगह एक मुद्दा बन जाता है, डेवलपमेंट नहीं बनता मुद्दा। चाहे बंगाल का चुनाव हो, आप डिबेट्स को एनालाइज करिए, सभी चैनलों की मैं करता रहता हूं, तो एक ही मुद्दा आएगा आपको, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। डेवलपमेंट, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, मुर्दास्फीति, ये सब चीजें जो हैं ये हम डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात, देश से आज किसको डरना चाहिए? हम किससे डरें? हमें डरना चाहिए तापसी पन्नू से, हमें डरना चाहिए दिशा रवि से, हमें डरना चाहिए कन्हैया कुमार से, हमें डरना चाहिए स्टूडेंट से जो जेएनयू और जामिया के हैं। तो ये जो माहौल आप करेंगे, और जैसा कि अभी प्रवक्ता ने बताया, हालांकि 98% ऑफ द केसेस जो आप करते हैं उसमें लास्ट में कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ तंग करने के लिए अपने विपक्षियों को आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इन संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। यह फैक्ट है। कभी एमएलएस को अपनी तरफ लाने के लिए और कभी ऑपोजिशन पे प्रहार करने के लिए। तो एक गलत तरीके का ट्रेंड चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है फ्रीडम के बारे में। फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आपके देश की रैंकिंग कम हुई है। यह आपके चैनल पे कई बार बोल चुके हैं कि आपके देश के अंदर फ्रीडम जो होता है एक इंसान का, उसका इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें भी भारत कहीं नीचे आ चुका है। तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से आप बहुत कम है। मुझे बताइए, खुलेआम जो है चैनलों के ऊपर कुरान के ऊपर कमेंट होते हैं, 5 बजे से शुरू इस्लामोफोबिया होता है, मुसलमानों पे कमेंट होते हैं, इसी फ्रीडम के नाम पर दनादन चैनलों पर लेक्चर देते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर देते हैं, क्या फांसीवादी हो रहा है वो देते हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे आ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव से बड़ा बिल्कुल फांसीवादी ये हो रहा है, फांसीवादी ये हो रहा है जी। सुन लीजिए, सुनिए, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक फर्जी हिंदू राष्ट्र जो नॉन एग्जिस्टेंट और यूटोपियन कंसेप्ट है, उसको लेकर के आप आना चाहते हैं, जिसमें माइनॉरिटीज की कोई जगह नहीं है और किसी की आवाज नहीं आने देंगे। ये फैक्ट इनको कम्युनिस्टों को लोकतंत्र से कभी कोई लेना देना नहीं था दीपक जी। वो पत्रकार, कम्युनिस्ट जहां जहां पर भारत में थोड़ी बहुत ताकत पाए हैं, वहां लोकतंत्र को इन्होंने खूनी संघर्ष में बदल दिया है। सरकार के खिलाफ, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, जहां जहां पर कम्युनिस्ट राजनीति करते हैं, वहां पर सड़कों पर खून बहता है। विवेक जी ऐसे नहीं चल पाएगा। जहां जहां पर चुनावों में उतरते हैं, कम्युनिस्टों का दीपक जी दुर्भाग्य से लोकतंत्र का बहुत दूर का भी रिश्ता नहीं है। जहां जहां ये दुनिया में सत्ता में आए, इन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र का गला घोटा। आप अच्छे, चाहे वो रूस हो, आप अच्छे चीन हो, पूरा पूर्वी यूरोप हो, क्यूबा हो, चुनाव एबॉलिश कर दिए, लोगों को जूते गांठने भेज दिया। साइबेरिया के कंसंट्रेशन कैंप्स में लोग जो इनसे मतभेद रखते थे, उनको री एजुकेशन के नाम पर 10 साल कंसंट्रेशन कैंप्स में रखने वाले कम्युनिस्ट जब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। देश में, इस देश में, भारत में जहां जहां इनको थोड़ी बहुत ताकत मिली, वहां चुनावों से पहले, चुनावों के बाद सड़कों पर खूनी संघर्ष करने वाले लोग हैं, ये खून बहाने वाले लोग हैं। लोगों ने चुनावी हिंसा सुनी थी, लेकिन ये चुनाव बाद की हिंसा के स्पेशलिस्ट हैं। जहां से वोट नहीं मिला वहां बस्तियां जला देने वाले लोग हैं ये। आप पहले ऐसे लोग हैं। इन लोगों ने बांग्लादेश सफा कर दिया। ये बांग्लादेश से सफा हो गए, ये पाकिस्तान से सफा हो गए, लेकिन पाकिस्तान बनाने वाले ये लोग थे। इस देश के बंटवारे को एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि देने वाले ये लोग थे। इनसे पूछिए अधिकारी थीसिस किसने लिखी। अभी ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 1946 में अधिकारी थीसिस के नाम पर इन्होंने हिंदू मुसलमान करके ये देश बांटा। आप हिंदू मुसलमान करते हैं सर, ठीक है, मुझे एक इंडिकेटर बता दीजिए जिससे आपको लगता हो कि लोकतंत्र खतरे में है। एक इंडिकेटर बताइए मुझे, फिर मैं प्रेम शुक्ला के बाद जवाब देने जाऊंगा। एक इंडिकेटर। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए। अलका भी डिबेट में और प्रेम शुक्ला जी भी, दोनों का सम्मान करना चाहिए। अलका बताइए। धन्यवाद। राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में नहीं है। लोग मुझे लिखकर भेज रहे व्हाट्सएप पर। अपने भविष्य की बिल्कुल ऐसा चिंता नहीं है। उनकी चिंता होती तो हम लोग उनको 2014 में जो है, उससे पहले जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी के समय भी
प्रधानमंत्री तक बनाने का प्रस्ताव आया था, जिन्हें उन्होंने और सोनिया जी ने उससे पहले टुकरा दिया। सो आप राहुल गांधी जी की चिंता मत करिए, कांग्रेस की देश की चिंता करिए। राहुल जी कांग्रेस के लिए देश पहले। आज उस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में? मैंने नहीं आंकड़े पेश किए थे, देश के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था। पिछले 6 साल में 7,000 के करीब लोगों पर, मात्र 4 साल में 7,000 लोगों पे UAPA लगाया गया, जिसमें दिशा रवि 21 साल की भी लड़की थी, जिसे किस स्तर पर बदनाम किया गया। और कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना यह देशद्रोह नहीं है, और उसे बेल मिली। फारूक अब्दुल्ला वाले केस में भी यही हुआ। कितने उदाहरण आपको बताऊं? 7,000 में आप क्यों आरोप सालों से के बाद भी तय नहीं कर पा रहे? क्यों उन्हें देशद्रोह में फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ा पाए? 7,000 मामले 4 साल से चल रहे हैं। क्यों नहीं? फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करिए, सुनवाई फास्ट ट्रैक पे लाइए, सबूत लाइए, टांग दीजिए ना फांसी पर। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपको सिर्फ लोकतंत्र की इन आवाजों को डराना है, दबाना है, कुचलना है, और अपना वर्चस्व जो है वो बनाए रखना है कि सत्ता आपके हाथ से, भाजपा संघ के हाथ से जा ना पाए। ठीक है, सुशील पंडित जी आपका जवाब देना चाहते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। सुशील पंडित जी, ठीक है, सुनिए अलका लांबा जी, सुशील पंडित जी जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। मैं अलका जी से बहुत विनम्रता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। 2012 में इनकी ही सरकार ने, यूपीए सरकार ने 66A एक सेक्शन लागू किया, इंटरनेट पर चलने वाली सोशल मीडिया की बहस को अनुशासित करने के लिए, और उसके तहत कार्ति चिदंबरम के ऊपर एक टिप्पणी के एवज में रविंद्र श्रीनिवासन को मद्रास से उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले आज कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है इस देश में। इतना लोकतंत्र है कि महीने लोग चौराहों पे बैठकर रास्ते रोक लेते हैं। मैं तो कहता हूं ये सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि लोगों को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। दूसरा उदाहरण ऐसी अराजकता हो गई है इस देश में। लोकतंत्र के नाम पर एक उदाहरण नहीं, कईयों कार्टूनिस्ट को आपने कार्टूनिस्ट तक को जेल में डाला है, आपने गीतकारों को जेल में डाला है, कवियों को जेल में डाला है। एक उदाहरण नहीं है, ये आपकी आदत बन गई है। आपने ऐसे कानून बनाए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। आप जानते हैं 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। इंटरनेट सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ था, और ये कानून आप लेके आए थे। दूसरा उदाहरण बता दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द किया है आपका 66A, उसके बारे में बताइए। कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। 7,000 मामले हैं, निर्दोषों को यूएपी में जेल में डाला हुआ है आपने। आप एक उदाहरण बताइए। 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, आपका लाया हुआ कानून था, क्योंकि उस कानून के तहत आप लोगों को अनाप शनाप जेल में डाल रहे थे फेसबुक पोस्ट के लिए, ट्विटर के लिए। छुपना चाहेंगे हम, आप भूल रहे हैं। आप दोनों को रोकूंगा। मुझे अपने दर्शक के पास चलना है। हिमांशु शेखर, मेरे दर्शक ट्विटर से जुड़ गए। हिमांशु, क्या कहेंगे, देश में लोकतंत्र है या राहुल गांधी की तरह खतरे में है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दीपक जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बोलिए, क्या आपको भी लगता है लोकतंत्र खतरे में है? जी जनाब, मैं तो शुरू करने से पहले एक शब्द और बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारा बहस चल रहा है, ये बहस एक विदेशी रिपोर्ट के हवाले से चल रहा है। मेरा इतना कहना है कि अगर हम विदेशी रिपोर्ट के हवाले से तालियां बजा सकते हैं, तो उस रिपोर्ट के आने पर अगर इतनी तलखी मची हुई है, तो क्यों ना उस रिपोर्ट की सत्यापन की आवश्यकता हो और उसको जांचने के बाद इस पर चर्चा की जाए। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो इसको भी वो स्पष्ट करें, और ना है तो उसको भी। सर, भारत तो रिपोर्ट को डिसमिस कर चुका है। शाहिमांशु जी, आपको समझना होगा, भारत उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर चुका है। वर्तमान में भारत की स्थितियों का उस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग क्यों उछलने लगते हैं? ये छोटी मोटी इक्की दुक्की रिपोर्ट आ जाती है उसके आधार पर, और क्यों कहने लगते हैं फांसीवाद आ गया? इसका जवाब प्रेम शुक्ला से लूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी। नहीं 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 नहीं, कोई इक्की दुक्की नहीं है। इसी को फांसीवाद कहते हैं, इसी को फांसीवाद कहते हैं कि हर रिपोर्ट आप खारिज कर दीजिए जो आपके खिलाफ हो, हर अपोजिशन का आदमी जो आपके खिलाफ बोले खारिज कर दीजिए, हर वो छोटा बच्चा स्कूल और कॉलेज का जो आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखे उस पे यूएपीए लगाइए आप। यही है फांसीवाद, और फांसीवाद आया हुआ है।
उसके बाद जब आप डेवलपमेंट के नाम पे फेल हो जाएं तो बोलिए हिंदू खतरे में है और हम हैं हिंदुओं के चैंपियन। 80% हिंदू, 14% मुसलमान से ये खत्म होने जा रहे हैं। हिंदुइज्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी उसकी चैंपियन है। मुगलों का साम्राज्य आ गया, हिंदू वहीं के वहीं खड़े हैं आज। लेकिन बीजेपी का नैरेटिव अलग है। क्यों? क्योंकि आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? ये बड़ी बड़ी बात प्रेम शुक्ला कर रहे थे। मैं बताता हूं, इनको ज्ञान नहीं है इकोनॉमिक्स का। आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर का प्राइस इसलिए नहीं कंट्रोल कर पाते क्योंकि निर्मला सीतारमन ने कहा है द गवर्नमेंट हैज डीरेगुलेटेड एंड सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ प्राइस कंट्रोल। प्राइस की घोषणा ऑयल कंपनियां करेंगी और सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। $108 जब क्रूड ऑयल मिलता था मनमोहन सिंह के टाइम में, वो आज $64 का मिल रहा है। आपके टाइम में लेकिन प्राइस आपके इन कमोडिटीज के ज्यादा है क्योंकि सरकार ने 2004 में आपके टाइम ही हो गया था। वैसे प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा। प्रेम शुक्ला जी रेगुलाइजेशन किसने किया था बताइए? संवैधानिक जामा किसने पहनाया था 2004 में? मनमोहन सरकार ने नहीं, बताइए। तेल है 74 रुपए का पेट्रोल जो है चाइना के अंदर है। हमारे देश को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। चाइना चले जाइए आप, चाइना से बड़ा प्रेम है आपको। डीजल से सब्जियां आती हैं इस देश में एक जगह से दूसरी जगह। हो गया भाई साहब, आप सब्जी महंगी। शांत रखें, थोड़ा संयम रख लें, थोड़ा अपने गले को आराम दे दें। प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, प्रेम शुक्ला जी आइए। बहुत देर से बोले जा रहे हैं, गला खराब हो जब जाएगा। पूंजीपति चला रहे गला हैं फट देश, जाएगा। इतना गला और फाड़ना मोदी ठीक साहब है नहीं मुखौटा। इतना गला फाड़ना ठीक नहीं है। लीजिए, गला फाड़ना नहीं इतना फट ठीक रहेगा। नहीं है। कम्युनिस्टों की आवाज बड़ी बुलंद होती है। गला फाड़ना इतना ठीक आपकी नहीं, बुनियाद आपके हिला स्वास्थ्य दूंगा के लिए मैं। अच्छा नहीं है। शांत हो नहीं, जाए। मेरा गला नहीं शांत फटेगा। हो जाए, कम्युनिस्ट शांत आपकी हो बुनियाद जाए। हिलाएंगे। ओम शांति, आप चिंता मत ओम करिए, शांति, ओम बात को हम ही शांति, खत्म करेंगे। अरे फटा हुआ दिख रहा है महाराज, फटे हुए बांस की तरह लगातार कोई शांति नहीं सर, फटाए जा रहे हैं। कहाँ की शांति? आराम से, बॉर्डर पे शांत किसान हो बैठा है, जाए। कहाँ की मुझसे शांति? प्रश्न पूछा गया, पेट्रोल मैं डीजल हो शांति गया से महंगा, आपको सुन कहाँ रहा की था। शांति? मैं आपको कैसी बहुत शांति, शांति से सर? सुन रहा था। आप रहे हैं आपकी शांति वाचिक में। हिंसा को मैं झेल रहा था। अब आप बता दीजिए मुझको, आप मुझे बता दीजिए। दीपक जी यही कि बोलेंगे सब क्या? कुछ इन्हीं को आपने कर बुला दोगे, रखा है कि हम लोग को सब कुछ बुलाया है? मार्केट पे छोड़ दोगे तो ये लगातार जो है इनको जो वाचिक प्रवासी है उसका प्रदर्शन प्लीज सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज सुन पेचिस की तरह जो है लीजिए। लगातार पिच चलिए मैं दोनों को ऑडियो ब्रेक देता हूं। मैं चलता हूं सीधे अपने दर्शक अनूप श्रीवास्तव के पास जबलपुर। फिर ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला जी से बात शुरू होगी। जबलपुर अनूप श्रीवास्तव क्या कहेंगे? देश का लोकतंत्र खतरे में है या समाप्त हो गया है? डेमोक्रेसी तो बची है दीपक बाबू, डेमोक्रेसी बची है, इसलिए हम और आप आज इस बात पे बहस कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कोई इस बात पे क्यों नहीं बात कह रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे मसले पे केवल ट्वीट करके क्यों चुप हो गए। और वो जब थोड़े दिन पहले छुट्टियों पे गए थे, कांग्रेस के ही लोग बात कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है जो ट्वीट है, इससे पहले की जो कहानी है, ये राहुल गांधी के खेमे से ही रची गई। प्रेम बाबू जानते होंगे, वो बेहतर जानते होंगे, वो सीनियर जर्नलिस्ट रहे। राहुल गांधी, ठीक है मैं चलूंगा आपकी इसी बात को लेकर हल्का लाभा के बाद चलूंगा कि कहीं ये रिपोर्ट भी तो राहुल गांधी ने नहीं लिखवाई है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत होगी इस बहस की।